सबको गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। आज संसाधन के संबंध में हम कुछ बिंदुओं को क्लियर करने के लिए आपके बीच में उपलब्ध हैं और क्लियर ये करना है कि कुछ बातें जो संसाधन में लिखी गई हैं, एक तो उनका क्लियरेंस अभी आपको नहीं हो पाया है, जिसके लिए आज की क्लास को स्पेशल क्लास के तौर पर लगाया गया है। आई थिंक इसी प्रश्न का जवाब पाने के लिए थोड़ा सा आप संघर्ष कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ सके कि ये प्रश्न क्यों हमारे एनसीईआरटी की किताबों में लिखी हुई है। प्रश्न क्या कह रहा है, पहले उसको ध्यान दे दीजिए। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भौगोलिक, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारक, शायद आप इसमें भी फंसे होंगे, भौतिक कारक पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विविधता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। यानी भौतिक कारक अलग अलग हैं तो पृथ्वी पर संसाधन भी अलग अलग हैं। कहीं ऊंचाई की वजह से दूसरे प्रकार के संसाधन, कहीं समतल की वजह से तीसरे प्रकार का संसाधन, तो कहीं जलवायु की वजह से चौथे प्रकार के संसाधन। अर्थात संसाधन में असमानता प्राकृतिक भौतिक कारणों की वजह से है। ये बात तो आप यहां तक क्लियर कर लिए। प्राकृतिक संसाधनों में विविधता का कारण यही कारणों की विविधता है। क्या लिख रहा है? विविधता का कारण यही कारणों की विविधता है, कारकों की विविधता है। मतलब सीधा सीधा आपको भौतिक कारक को समझना है। मुझे जो बताया गया है वो भौतिक कारक क्या होते हैं, इसे आप समझेंगे। देखिए, भौतिक जो शब्द है ना, उसे पहले जानने का प्रयास कीजिए। भौतिक शब्द किसी स्थान और अवस्था तथा समय को निर्धारित करने वाला वह शब्द है जो हर फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है या हर क्षेत्र में यूज किया जाता है। जैसे पहले एग्जांपल आपको बता रहा हूं, आप उसको देख लीजिए। इसी को लेकर मैं एग्जांपल बता रहा हूं। भौतिक कारक को आप समझेंगे। एक मैं प्राकृतिक अवस्था लिख दिया हूं, दूसरा मानव निर्मित अवस्था लिख दिया हूं, और तीसरा मानव संसाधन, जिसे आप कल लिखे थे। इन तीनों को मैं थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा अभी। अब देखिए, प्राकृतिक संसाधन में हम भौतिक कारक खोजेंगे, मानव निर्मित संसाधन में हम भौतिक कारक खोजेंगे, और मानव संसाधन में भी हम भौतिक अवस्था या भौतिक कारक खोजेंगे। आपने तो सोचा होगा कि वो प्राकृतिक में होता है, लेकिन तीनों में कैसे होता है मैं बता रहा हूं। देखिए, प्राकृतिक संसाधन में भौतिक कारक क्या बताए गए हैं? पर्वत, पठार, जलवायु, वर्षा, बादल इत्यादि बताए गए हैं, जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों का वितरण अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है। अगर उसी के आधार पर मैं मानव निर्मित संसाधनों में भौतिक कारक पूछने का प्रयास करेंगे तो घर, मकान, बेंच, डेस्क, गाड़ी, घोड़ा इत्यादि हम बता देंगे। इसी प्रकार से हम मानव संसाधन में भौतिक अवस्था खोजने का प्रयास करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि भौतिक अवस्था क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि एक तरह से आपको बता रहा हूं, अब देखे होंगे, एक आध्यात्मिक रूप से मैं बात कर रहा हूं। जो कथावाचक होते हैं
उनकी बात सुनिएगा। वो क्या कहते हैं कि सभी मानव भौतिक संसार से बचने का प्रयास करें, सांसारिक मोह माया से दूर रहें। अब देखिएगा कौन सी बात वो कह रहे हैं, वो भौतिक संसार से बचने का प्रयास करें। अब इसमें वो भौतिक किसे देखते हैं, इसमें भी भौतिक देखिए। इसमें भौतिक क्या है, इसमें भौतिक है मोह माया, इसमें भौतिक है अब हमारा तुम्हारा, इसमें भौतिक है लालच, इसमें भौतिक है आपके घर के प्रति मोह, आपके अपने बच्चों के प्रति मोह, ये इसमें भौतिक है। इसको त्यागें और अध्यात्म को अपनाएं। अध्यात्म मतलब अपने को जानें, अपने मूल को समझें, प्रकृति के साथ अपने को जोड़ें। तो इस प्रकार से कथावाचक जो मानसिक भौतिक अवस्था की बात करता है, वह यह करता है कि आप अपने विचारों को बदलें। जो आधुनिक और व्यापारिक विचार हैं उससे मुक्त हों आप अपने सिद्धांतों को बदलें, जिसमें केवल और केवल लालच भरा हुआ हो, द्वेष भरा हुआ हो, उससे आप मुक्त हो जाएं। एक आध्यात्मिक पुरुष जिस भौतिक अवस्था की बात करता है वह भौतिक अवस्था दूसरा है। एक मानव निर्मित वस्तुएं जो भौतिक अवस्था के रूप में होती हैं वो दूसरी हैं, और एक प्राकृतिक अवस्था में भौतिक वस्तुएं क्या हैं वो दूसरी हैं। मैं कल यही बताया था आपको कि भौतिकता को आप किसी एक केंद्र बिंदु में निर्धारित करने का काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भौतिक एक ऐसी अवस्था है जो कहीं पे संचित अवस्था में है, तो कहीं निर्मित अवस्था में है, तो कहीं वैचारिक अवस्था में है। इसलिए भौतिकता को पहाड़ से केंद्रित करके और नदी से केंद्रित करके देखने का प्रयास करेंगे तो आप वहां पे क्या हो जाएंगे, फेल नजर आएंगे। तो जो भौतिक कारक आप दे रहे हैं, यहां भौतिक नहीं भी लिखता, सिर्फ कारक लिखता तो भी वही बात होती। यहां सिर्फ लिखता कि ऊंचाई जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है, तो ये तो भौतिक है ही, जलवायु है, ऊंचाई है, भौगोलिक है, ये सब भौतिक है। नहीं भौतिक लिखता तो भी हम समझ जाते कि उसी की बात कर रहा है। यहां भी नहीं भौतिक लिखता तो हम समझ जाते मानव निर्मित मतलब क्या होता है, घर मकान गाड़ी घोड़ा इत्यादि होता है। तो कहने का मतलब यह है कि यह भौतिक इसलिए शब्द बताई जाती है कि यह इसकी एक अवस्था है, इसका एक स्वरूप है, इसका एक विचार है, इसका एक सेंस है। इसलिए यह भौतिक शब्द कहकर आपको हर क्षेत्र में उस विचार की तरफ ले जाने का प्रयास किया जाता है जो विचार आपको या तो प्रभावित कर रहा है या आप उससे क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। इसमें अधिक सामानों को बनाकर आप प्रभावित हो रहे हैं, इसमें आप भौतिक क्षेत्र को बर्बाद करके नुकसान पहुंचाकर आप अपने को बर्बाद कर रहे हैं, इसमें भौतिक विचारों को न त्याग कर आप आध्यात्मिक रूप से बर्बाद होने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से भौतिकता का मतलब किसी सेंटर को आप मानकर चलने का प्रयास करेंगे तो गलत आंसर निकलेगा। इसलिए भौतिकता को जिस अवस्था में, जिस समय में, जिस स्थिति में महसूस करेंगे वह तय करेगा कि किस विचार पर वो बात कही गई है। अब इसका उत्तर देख लीजिए क्या कह रहा है। इसका उत्तर कह रहा है, ये प्रश्न, इसका उत्तर क्या कह रहा है, कह रहा है, बैठिए एक मिनट, आ जाइए। इसका उत्तर क्या कह रहा है कि भौगोलिक जो वितरण है, भौगोलिक कहीं भौगोलिक वितरण कैसे कैसे है, कहीं पहाड़ है तो कहीं पठार है, कहीं रेगिस्तान है तो कहीं मैदान है, कहीं सिंचित खेती है तो कहीं ऊसर खेती है, कहीं बंजर खेती है तो कहीं बांगर खेती है। ऊसर मतलब जिसमें पोषकता न हो, जिसमें अन्न न उगता हो, जो ऊंचाई पर रहता हो, जहां पानी सिंचित के लिए सुविधा न हो, वो सामान्य तौर पर धीरे धीरे ऊसर हो जाता है।
अब उसी तरह से जलवायु का क्या सेंस है, जलवायु अलग अलग है, तो कहीं ज्यादा वर्षा होती है तो वहां प्राकृतिक संपदा क्या हो जाएगी, वनीय रूप में हो जाएगी और ज्यादा उगेगी, लंबे लंबे उगेगी। जैसा कि आपको पता होगा कि इक्वेटर लाइन की जलवायु कैसी है, वर्षा युक्त जलवायु है, इसलिए वहां के पेड़ पौधे कैसे हैं, घनघोर हैं, घना हैं, बहुत कड़े हैं और बहुत तगड़े हैं, है कि नहीं। तो जलवायु प्रभावित करती है प्राकृतिक संसाधनों को। ऊंचाई कैसे प्रभावित करता है, जैसा कि आपको पता होगा कि हिमालय जैसे ऊंचाई पर विभिन्न विभिन्न प्रकार की जंतुएं, भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे, अलग अलग प्रकार के फलदान वृक्ष, तो इस प्रकार से ऊंचाई बरसात को रोकने का काम करती है। ऊंचाई पर बर्फ हिमरेखा बनती है, ऊंचाई से नदियां निकलने का काम करती हैं। ऊंचाई किसी भी देश के लिए आप सामरिक रक्षक के रूप में काम कर सकता है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं ऊंचाई हमारे प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में भी बड़ी भूमिका निभाता है। आगे हम देख लेंगे अनेक भौतिक कारक, इसके लिए नदी कह सकते हैं, जलवायु कह सकते हैं, जल कह सकते हैं, वायु कह सकते हैं, वायुदाब कह सकते हैं, ये सब कुछ मिलाकर हमारे क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव डालते हैं। इसीलिए धरती पर किसी क्षेत्र में तेल अधिक मिलता है तो किसी क्षेत्र में कोयला अधिक मिलता है, खनिज को लेकर मैं बात कर रहा हूं। किसी क्षेत्र में अच्छी खेती होती है तो किसी क्षेत्र में खेती होती ही नहीं है। कहीं पे मानसून पहुंचता है, जैसे भारत या पूर्वी एशियाई देश, तो कहीं पे मानसून नहीं पहुंचता है, जैसे सऊदी अरब, कतर, ओमान, ईरान, यहां पे वर्षा नहीं पहुंचती, मानसून नहीं पहुंचती है। ये भौगोलिक जो भिन्नता है, जो प्राकृतिक असमानता है, उसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में जो प्राकृतिक भौतिक कारक हैं, उनको इस प्रश्न में गिनाया जा रहा है। इसके वजह से धरती पर असमान संसाधन और असमान भौगोलिक वितरण है। अगर ये एक हो जाता, सोचिए कि अगर विभिन्नता नहीं रहती, धरती पर पूरी तरह से संतुलन रहता, तो क्या होता, बताइए क्या होता। अगर पहाड़ नहीं रहते, मैदान नहीं रहते, सूखा और बारिश नहीं होती, हवाओं का दबाव नहीं रहता, जानते हैं क्या होता, क्या होता, किसी प्रकार का भौगोलिक न परिवर्तन दिखता, न जलवायु परिवर्तन दिखता। और ऐसा नहीं दिखने के कारण एक अवस्था में रहने वाले जीव जंतु या पादपों के लिए बहुत अवसर नहीं मिलता धरती पर रहने के लिए, न वो प्रकृति के प्रति बलवान हो पाते और न ही प्रकृति से लड़ने के लिए कुछ रह पाता। भिन्नता ही आपको क्या करती है, मजबूत बनाती है। भिन्नता ही आपको अवसर देती है। सब लोग अमीर हो जाएंगे तो काम कौन करेगा, सब लोग स्वस्थ हो जाएंगे तो हॉस्पिटल और इत्यादि क्या करेंगे। जब हॉस्पिटल नहीं रहेंगे, दुकान नहीं रहेगी, मकान नहीं रहेगी, तो काम कोई नहीं करेगा। जब काम नहीं करेगा तो सृष्टि पर विनाश होने लगेगा। उसी तरह से ठीक अगर प्रकृति भी काम करना बंद कर दें तो फिर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक विनाश शुरू हो जाएगा। ये सब रिसाइकिल करने की एक अवस्था है। पहाड़ निकलता है, पहाड़ का भूस्खलन होता है, समाप्त होता है, रिसाइकिल पृथ्वी करती है। सूखा पड़ता है, फिर बारिश होती है, धरती अपने आप को रिसाइकिल करती है। नदी बहती है, संचित होता है पूरी भूमि, जिससे उत्पादन होता है और वो भी एक तरह से रिसाइकलिंग करती है।
हवाएं चलती हैं तो धरती पर वायुमंडलीय रिसाइकिल होता है। ये सभी के सभी एक प्राकृतिक वो अवस्था है जिसमें हर भूमिका अपने अपने रूप में निभाई जा रही है, जिससे पृथ्वी की वर्तमान अवस्था जस की तस बनी हुई है। असमानता के अभाव में बहुत सारे जीव जंतु असमानता की वजह से ही सर्वाइव कर रहे हैं। तो उस पर भी नहीं जाना है कि असमानता की वजह से क्या होगा, असमानता नहीं होगा तो क्या होगा, जीव जंतु नहीं रहेंगे तो धरती पर क्या होगा, यह आपका विषय नहीं है। आपका सिर्फ विषय है कि भौगोलिक असमानता के कारण संसाधनों के बीच में असमानता कैसे हो रही है, इसी पर आपको अपने आंसर को सेंट्रलाइज करना है। तो मुझे लग रहा होगा कि आप भौतिक कारणों को ठीक से समझ गए होंगे, जिसमें किस अवस्था की बात कर रहा है ये भी आप जान गए होंगे, और ये भी जान गए होंगे कि सतत विकास को लेकर दुनिया किस तरह का डेवलपमेंट के फार्मूले को निर्धारित कर रही है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज की छोटी सी सेशन थी जिसमें आपके जो समस्याएं होंगी या तो सुलझ गई होंगी या तो समझ गई होंगी। कल क्लासेज आपकी कंटिन्यू रहेंगी जिस तरह से चलनी चाहिए। अगर किसी प्रकार के और प्रश्न हो तो मैं बार बार कहता हूं कि आप पूछ लीजिए, क्लास के बाहर पूछ लीजिए। निश्चित तौर पर अगर कोई डाउट्स आपके सामने हो रहे हों तो पूछिए। जब टीचर कोई बात कह रहा है तो उसको मान भी लीजिए, ठीक है ना। महाभारत की एक गाथा मैं बता रहा हूं। गीता आपने सुना होगा, गीता सुना है, नहीं सुना है तो मैं बता रहा हूं। गीता कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। संवाद किससे हो रहा है? कृष्ण और अर्जुन से हो रहा है। और हो क्या रहा है? पहले अध्याय में अर्जुन कृष्ण के ऊपर प्रश्नों का बौछार कर दे रहे हैं, कृष्ण बस सुन रहे हैं अर्जुन की बात को, कुछ नहीं बोल रहे हैं। और 17 अध्याय में कृष्ण केवल जवाब दे रहे हैं और अर्जुन ध्यान से सुन रहे हैं। और जब गीता समाप्त हुआ तो अर्जुन ने बाण उठाया और फिर क्या अपना चाचा, क्या भतीजा, क्या भाई या क्या चचेरा मेरा भाई, सबको वध करने के लिए अपने बाणों की बौछार कर दिया। इससे पता है क्या सीख पाए हैं? इससे सीख पाए हैं कि कोई बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से पूछिए और ध्यान से सुनिए भी। जब तक अच्छा श्रोता नहीं बनेंगे, आज के जमाने में लड़के लड़कियों में या समाज के हर वर्ग में श्रोता बनने की बहुत गिरावट आ रही है। केवल वक्ता बनना चाहते हैं लोग, केवल अपनी बात सुनाना चाहते हैं, दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते हैं। इसलिए सफलता सुनिश्चित होने में देरी हो जाएगी या अंधेरे नगरी चौपट राजा की स्थिति बनी रहेगी। वास्तविकता से आपको सामना नहीं होने का मौका मिलेगा। इसलिए कोई बात अगर कही जा रही है तो उसको सुन लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग भी जिस इंस्टीट्यूशन को स्टेबल किए हुए हैं ना, ये पूरे गोरखपुर नहीं, पूरे पूर्वांचल में एक नंबर के इंस्टीट्यूशन, बार बार हम कहते हैं और आपके सामने कह के जा रहा हूं। यहां कोई बात हल्के में नहीं होती है, पूरी जिम्मेदारी के साथ होती है। सर ने एक बार बता दिया कि सर इन बच्चों का समस्या है, इसको क्लियर कीजिए, मैं बीड़ा उठाया कि मैं क्लियर करूंगा। कौन सी ऐसी समस्या जो क्लियर नहीं करूंगा? हालांकि मैं आपको बता दे रहा हूं, ये सारे प्रश्न का जवाब आपको इन्वायरमेंट में मिलता। इन्वायरमेंट कभी किताब उठाकर देखिएगा, सतत विकास, धारणीय विकास एक चैप्टर है जहां आपको पूरा मैं इसको पढ़ाता। लेकिन आपके अंदर कौतूहल है, आपके अंदर अभी बचपना है, तो आप वो हर चीज आज ही जान लेना चाहते हैं जो समय के साथ जानना अनिवार्य है। तो आप इस थोड़ी सी धैर्यवान बनिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। वो हर कुछ चीजें जानेंगे जिसको जानने के लिए आप यहां आए हैं।
आज इसको बताने के लिए करोड़ों की सिस्टम लगाई गई है। आपको क्या लग रहा है कि मजाक में हुआ है क्या? 1 लाख रुपया महीना इसके लिए जाता है, जिस आप जगह पर बैठे हुए हैं। कई लाख रुपए का सेटअप लगाया गया है, यह हवा में नहीं लगाया गया है। हम लोग बहुत लंबी दौड़, मैराथन दौड़ने के लिए लगाए हुए हैं। इसलिए किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन से तुलना करिए ही मत। सबके बारे में हम लोग को मालूम है। गोरखपुर में 20 साल से किला आदमी गड़ा हुआ है, ऐसे नहीं गाड़ा हुआ है। ठीक है ना? आगे भी अपनी दबदबा बनाई जाएगी। बस आप लोगों की सफलता जिस दिन मिल जाएगी ना, उसी दिन हमारा दबदबा सिद्ध हो जाएगा। और तब मैं कहूँगा गर्व से कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। ठीक है ना? लेकिन उस दिन का मैं इंतजार कर रहा हूँ जब आप अपने आप को सफल सिद्ध करके हमारे सामने प्रस्तुत होंगे। तब दुनिया को मैं चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा कि देखो, यही बच्चे हैं, यही इंस्टीट्यूशन है, यही सफलता है जो करने से होता है। थैंक यू फॉर ऑल। आपने पेशेंस रखा, अच्छे से समझा, उसके बावजूद भी अगर कोई कमी होगी, आई थिंक मैं आपका वेट करूंगा। बहुत सबको धन्यवाद। थैंक यू।